बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। कौमी आमदनी के पैमाइश के 3 तरीके हैं हमारे पास। पैदावार का तरीका, आमदनी का तरीका और अखराजात का तरीका। जिस तरह हमने कौमी आमदनी की डेफिनेशन जो पहला लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि पैदावार आमलीन पैदाइश हमें देते हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। हम बदले में उन्हें उनकी आमदनी देते हैं और उन्हीं आमदनियों से वो अखराजात करते हैं। तो कौमी आमदनी की पैमाइश का अंदाज़ा हम पैदावार के तरीके से भी कर सकते हैं, आमदनी के तरीके से भी कर सकते हैं और अखराजात के तरीके से भी कर सकते हैं। कौमी आमदनी की जो पैमाइश है वो आसान काम नहीं है। अशिया व खिदमात मुल्क के बेशतर हिस्सों में पैदा होती हैं। फिर ये देखना कि कितनी चीज़ है, उसकी मालियत कितनी है, ठीक है। और बाज़ लोग सही आमदनी भी नहीं बताते, सही अशिया भी नहीं बताते, ज़ाहिर नहीं करते। ये सारा कैलकुलेट करना बहुत टफ़ हो जाता है। कौमी आमदनी की पैमाइश आसान काम नहीं है। कौमी आमदनी की पैमाइश का जो कॉन्सेप्ट था वो सिमन कुज़नेट ने दिया था। अब हम देखेंगे पैदावार का तरीका। पैदावार यानी जितनी भी अशिया और ख़िदमात हमारे मुल्क में पैदा होती हैं एक साल के अरसे में, उनकी हमने हतमी ज़री मालियत को जमा करना है। यानी वो अशिया और ख़िदमात मार्केट में किस प्राइस पर मौजूद हैं और कितनी हैं, हमने इस चीज़ को जमा करना है। इस तरीके में ज़री इजनास जैसे आ रही हैं हमारे पास, ज़री इजनास जैसे गंदम, चावल, ठीक है, कपास वगैरह। मादनी अशिया जैसे कोयला, नमक वगैरह। सनती अशिया इस तरह से जो जितनी भी चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्रीज़ के अंदर बनती हैं। खिदमात में असातिज़ा की, डॉक्टर्स की, ठीक है, प्रोफेसर्स। फिर इसके अलावा वकला वगैरह। मुतफरिक अशिया जैसे बहुत से लोग जो हैं वो हैवानात को पालते हैं, मछलियों को, और उससे भी अपनी आमदनी हासिल करते हैं। हम इन तमाम अशिया की हतमी ज़री मालियत को जमा करेंगे। अब ये पिक्चर बुक से ली हुई है, सेकेंड ईयर की बुक से ली हुई है, और बुक से आपको बताऊंगी मैं। इस तरीक़े पैमाइश के मुताबिक किसी मुल्क में पैदा होने वाली अशिया व खिदमात की हतमी ज़री मालियत को जमा किया जाता है। पैदावार के तरीक़ा में कौमी आमदनी की पैमाइश में दर्ज झैल अशिया व खिदमात की मालियत को जमा किया जाता है। ज़री अशिया मसलन गंदम, कपास, दालें, सब्ज़ियाँ, फल वगैरह, यानी जितनी भी ये ज़री अशिया होंगी इनकी हमने हतमी ज़री मालियत को जमा करना है। फिर है मादनी अशिया, वो तमाम अशिया जो मादनियात की सूरत में हासिल होती हैं, मसलन लोहा, कोयला, नमक, कुदरती गैस, तेल वगैरह। इन चीज़ों की हम हतमी ज़री मालियत को जमा करेंगे। सनती अशिया, वो तमाम अशिया जो कारखानों में तैयार होती हैं, मसलन कपड़ा, मशीनरी, अद्वियात, रेडियो, बर्तन, धागा वगैरह। जितनी भी अशिया जो हैं वो फैक्ट्रीज़ के अंदर बनती हैं, हमने उनकी हतमी ज़री मालियत को जमा करना है। खिदमात मसलन डॉक्टरों, वकीलों, प्रोफेसरों, निजी और सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह। निजी और सरकारी मसलन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे होंगे और जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे, उनकी हमने पे भी शामिल करनी है। मुतफरिक अशिया दर्जा बाला तमाम के अलावा दीगर अशिया मसलन मछलियाँ, मुर्गियाँ, हैवानात और जंगलात वगैरह की आमदनी। हैवानात और जंगलात मसलन बहुत से लोग जो हैं वो शहद की मक्खियाँ भी पालते हैं, ठीक है, और जंगलात, बागबानी वगैरह। दर्जा बाला तमाम अशिया की मजमूई ज़री मालियत से कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन इस सिलसिले में चंद एहतियातें लाजमी हैं। एहतियातें क्या है कि हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला ये है कि दोबारा शुमार ना करना से मुराद ये है, जैसे हम गंदम को देखें, गंदम से फिर आटा, आटे से फिर रोटी, तो हम सिर्फ रोटी की कीमत को शामिल करेंगे क्योंकि उसी चीज़ से, गंदम से आटा बना और उसी आटे से रोटी बनी, ठीक है। तो हम सिर्फ रोटी की कीमत को शामिल करेंगे क्योंकि रोटी की कीमत में एक तो मज़दूरी भी शामिल होती है जो रोटी बना रहा होता है, फिर उसके बाद गंदम की, आटे की सारी कीमत शामिल होती है बिला मुआवजा खिदमात। जैसे कुछ असातिज़ा अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, कुछ लोगों ने घरों में सब्ज़ियाँ और फल वगैरह उगाए हुए होते हैं और उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऐसी अशिया को हम शामिल नहीं करेंगे। मख्फी या ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ यानी चोर बाज़ारी, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस तरह की जो ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ होंगी उस तरीके को भी हम शामिल नहीं करेंगे।
अब ये बुक से पिक्चर ली हुई है, ठीक है, और ये जितनी एहतियातें हैं इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पैदावार के तरीक़े पैमाइश में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी शय को एक से ज़्यादा बार शुमार ना किया जाए। मिसाल के तौर पर गंदम की कीमत, आटे की कीमत और फिर रोटी की कीमत को अलहदा-अलहदा जमा करें तो कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाएगा, क्योंकि गंदम और आटा के मरहलों से गुजर कर ही रोटी पकती है और रोटी की कीमत में गंदम और आटे की कीमत भी शामिल होती है। इस तरह अगर हम गंदम की कीमत को भी शामिल करें, हम आटे की कीमत को भी शामिल करें, हम रोटी की कीमत को भी शामिल करें तो कौमी आमदनी कैलकुलेट करते वक्त, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी। इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे रोटी की कीमत को लेंगे क्योंकि उसमें गंदम की भी कीमत शामिल है, आटे की कीमत भी शामिल है। बिला मुआवजा खिदमात मसलन उस्ताद का अपनी बेटी या बेटे को पढ़ाना, अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेना, जूते पॉलिश कर लेना, अपने घर के बागीचा में फल और सब्जियां उगाकर इस्तेमाल कर लेना वगैरह महज रज़ाकाराना तौर पर अपनी ज़ात या फिर तफरीह तबाह की खातिर सर अंजाम दी जाती हैं। यानी कुछ लोगों का शौक़ भी होता है कि अपने घर में फल और सब्जियां उगाना है। इस तरह एक पढ़ा लिखा इंसान, उसकी यही कोशिश होती है कि उसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, ठीक है, अपने काम खुद करना। इस तरह के जो काम होते हैं वो हम या तफरीह तबाह के लिए करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं, रज़ाकाराना तौर पर करते हैं और समटाइम मजबूरी में भी कर रहे होते हैं। लिहाजा इन खिदमात के मुआवज़ों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त इन खिदमात की कदर कीमत को शुमार करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि हमने बिला मुआवजा खिदमात को शामिल ही नहीं करना। पहला तरीका हमारे पास कौन सा था? पैदावार का तरीका, दोबारा शुमार ना करना, यानी चीज़ की कीमत को दोबारा शुमार नहीं करेंगे और बिला मुआवजा खिदमात को शुमार नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जी इसी का, एहतियात में मख्फी या ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ। कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त लाजिम है कि खाम कौमी पैदावार, जिसमें बैरून ममालिक से भेजी गई आमदनी भी शामिल होती है, प्लस अपने मुल्क में जितनी अशिया व खिदमात बनती हैं उनकी हम हतमी ज़री मालियत को लेते हैं GNP की मालियत का अंदाज़ा लगाते वक्त तमाम अशिया व खिदमात की ज़री मालियत बशमूल ज़ेर ज़मीन या मख्फी अशिया व खिदमात की मालियत को भी जमा किया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात पैदावार का कुछ हिस्सा लोग अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं और मंडी में फ़रोख्त के लिए नहीं लाते, जिसकी मालियत कौमी आमदनी में शुमार होने से रह जाती है। इसकी मिसाल हम लेंगे कि जिस तरह सालाना गंदम काश्त की जाती है, उसमें फिर जो किसान होता है वो साल भर की जितनी गंदम उसने इस्तेमाल करनी होती है वो अमूमन अपने घरों में रख लेता है और बाकी गंदम जो है वो मार्केट में लेके जाके बेच देता है। तो हम कहते हैं कि अब जितनी गंदम उसने अपने घर में इस्तेमाल के लिए रख ली उसकी कीमत तो शुमार नहीं की जाएगी। इस तरह कारोबारी हजरात टैक्सों से बचने के लिए अपनी पैदावार और आमदनी के बारे में सही मालूमात फराहम नहीं करते, ठीक है। यानी सम टाइम कुछ लोग अपनी आमदनी भी सही नहीं बताते और सम टाइम उन्हें यह भी डर होता है कि ये ना हो कि टैक्स लग जाए। इस तरह पैदावारी मालियत का ये हिस्सा भी कौमी आमदनी में शुमार नहीं होता। मज़ीद बरात दीगर गैर कानूनी सरगर्मियाँ मसलन स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, चोर बाज़ारी वगैरह से हासिल होने वाली आमदनी भी ज़ेर ज़मीन सरगर्मियों के ज़ुमरे में आती है। लिहाजा इन मुश्किलात के होते हुए कौमी आमदनी का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की आमदनी भी हम शामिल नहीं करेंगे। अगला तरीका है हमारे पास आमदनी का तरीका। आमलीन पैदाइश 4 है। ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। ज़मीन का जो मुआवजा है वो लगान, मेहनत की उजरत, सरमाए का सूद और तंजीम का मुआवजा। कहते हैं आमलीन पैदाइश के मुआवजे जो होते हैं साल भर के अगर हम उन्हें जमा कर लें तो हम कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आमदनी का तरीका है और यही हमने कौमी आमदनी की डेफिनेशन में भी पढ़ा था। कौमी आमदनी की पैमाइश के इस तरीके में तमाम आमलीन पैदाइश के साल भर के मुआवज़ों की मजमूई मालियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। मसलन साल भर का ज़मीन का लगान, ठीक है, ज़मीन का रेंट, मज़दूरों की उजरत, सरमाया, कर्ज़ा पर देने वालों को हासिल होने वाला सूद, आजरीन को मिलने वाले मुनाफाजात को जमा कर लें तो कौमी आमदनी के मसावी होगा। दर हकीकत ये तरीका भी पहले तरीके से मिलता जुलता है, क्योंकि पहले तरीके में हमने पैदावार की कीमतों की मजमूई मालियत को कौमी आमदनी का, कहते हैं पहले तरीके से ये तरीका मिलता है, यानी आमलीन पैदाइश मिलकर ही पैदावार देते हैं और हम बदले में उन्हें उनके मुआवजे दे रहे होते हैं। ये कीमतें अशिया व खिदमात पैदा करने वाले आमलीन पैदाइश को लगान, उजरत, सूद और मुनाफा की सूरत में हासिल होती हैं। इसलिए दोनों तरीक़ों में एक ही पैदावार को मुख्तलिफ अंदाज में शुमार किया गया है। इस तरीके में दर्ज झैल एहतियातों को मद्देनज़र रखा जाता है। इंतकाली अदायगियाँ वो होती हैं जिनके एवज़ कोई पैदावारी काम नहीं किया जाता, जो घर बैठे मिल रही हैं, मसलन पेंशन मिल गया, वज़ाइफ मिल गए, और गैर कानूनी आमदनी, ठीक है, स्मगलिंग के ज़रिए, रिश्वत के ज़रिए, ठीक है, चोर बाज़ारी के ज़रिए, इस तरह की जो आमदनी होगी ये भी हमने शुमार नहीं करनी।
इंतकाली अदायगियाँ, ये वो आमदनी होती है जिसके लिए कोई पैदावारी काम ना किया जाए, मसलन पेंशन, वज़ाइफ, तहाइफ, ज़कात, खैरात और इनाम वगैरह। इन तमाम आमदनियों से पैदावार में इजाफ़ा नहीं होता, इसलिए इन्हें कौमी आमदनी में शुमार नहीं किया जाता। गैर कानूनी आमदनी, कौमी आमदनी में गैर कानूनी ज़राए मसलन रिश्वत, चोरबाज़ारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग वगैरह से हासिल होने वाली आमदनी शामिल नहीं होती। लास्ट है हमारे पास इखराजात का तरीका। अभी तक हमने दो तरीके पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है पैदावार का तरीका, दूसरा आमदनी का तरीका। पहले तरीके में जो हमने एहतियातें करनी हैं वो ये हैं, दोबारा शुमार न करना, बिला मुआवजा खिदमात को एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना, मख्फी या ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ, इस तरह की चीज़ों को हमने शुमार नहीं करना, ठीक है। दूसरा जो तरीका था वो था आमदनी का तरीका, उसमें हमने इंतकाली अदायगियों को शुमार नहीं करना और बिला मुआवजा खिदमात को शुमार नहीं करना। इस तरीक़े पैमाइश के मुताबिक मुल्क के तमाम बाशिंदों की मुख्तलिफ इशिया और खिदमात पर होने वाले अखराजात को जमा किया जाता है। निजी सरफी अखराजात, ठीक है, यानी निजी से मुराद हम लेंगे इनफरादी तौर पर जितने भी सरफी अखराजात होते हैं वो निजी सरमायाकारी के अखराजात। सरकारी सरफी और सरमायाकारी के अखराजात, जितने गवर्नमेंट अखराजात कर रही होगी वो बैरूनी शोबे के अखराजात, यानी गवर्नमेंट को जो दूसरे ममालिक के साथ लेन देन के वक्त जो अखराजात बियर करने पड़ते हैं वो अखराजात का तरीका। इस तरीके पैमाइश के मुताबिक मुल्क के तमाम बाशिंदों को मुख्तलिफ इशिया और खिदमात पर होने वाले अखराजात को जमा किया जाता है, जिससे कौमी आमदनी की पैमाइश होती है। निजी सरफी अखराजात, निजी सरमायाकारी के अखराजात, सरकारी सरफी और सरकारी सरमायाकारी के अखराजात, बैरूनी शोबे के अखराजात। इसमें हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक चीज़ को सिर्फ एक ही दफ़ा शुमार करना है, यानी बहुत से लोग सेकंड हैंड चीज़ें भी जो है वो ख़रीदते हैं, तो ये नहीं करना कि एक मोबाइल फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने ख़रीदा, फिर उसने दूसरे बंदे को दे दिया, उससे किसी ने ख़रीद लिया, तो हम मोबाइल की कीमत को 2 बार शुमार नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक दफ़ा करेंगे। मसलन एक शय कोई ख़रीदता है और दोबारा दूसरे शख्स के हाथ फ़रोख्त कर देता है, तो इस लेन देन को सिर्फ एक दफ़ा गिना जाए, वरना आमदनी का अंदाज़ा दुरुस्त नहीं होगा। यह था हमारा आज का टॉपिक, कौमी आमदनी की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके।